यानी कि अगर लॉट है, एक लॉट है, ठीक है ना, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कितने डिफेक्टिव आर्टिकल्स, अच्छा कितने टोटल आर्टिकल्स है बच्चों? टोटल आर्टिकल्स है 20 आर्टिकल्स है। कितने आर्टिकल्स है? 20 आर्टिकल्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बॉक्स के अंदर कितने आर्टिकल्स है बच्चों? 20 आर्टिकल्स है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर दो डिफेक्टिव आर्टिकल हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? अगर दो डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी? 0.4 दे रखी है, राइट। आगे क्या कह रहा है? एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंसिस्ट एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव आर्टिकल। अगर बच्चों 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं आपके पास तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको बच्चों? वो दे रखी है 0.6 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.6 आपको दे रखी है, ठीक है ना। आर्टिकल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लॉट एट रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। आर्टिकल निकाले गए हैं कहां से? लॉट से, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड टेस्टेड टिल ऑल डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड, ठीक है ना। जब तक कि सारे डिफेक्टिव आर्टिकल्स ना निकल जाए तब तक हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स एट द 12th टेस्टिंग, कि आपका जो प्रोसीजर है आपका कहां तक खत्म हो जाए? आपका 12th जो राउंड है, ठीक है ना, वहां तक। हाँ, अरे कोई बॉक्स होगा यार, या कटोरा होगा, कटोरे में रखी है, लॉट बोल दिया उसको, उसके अंदर आर्टिकल्स आपके रखे हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान के चलो, इधर देखो, इसमें दो केस बनेंगे। इसमें दो केस बनेंगे कि अगर लॉट के अंदर दो डिफेक्टिव आर्टिकल हैं, ठीक है ना, तो दो डिफेक्टिव आर्टिकल हैं तो केस अलग होगा आपका। और यदि लॉट के अंदर तीन डिफेक्टिव आर्टिकल्स है तो उसका केस अलग बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं केस वन की बात करता हूं कि इफ लॉट कंटेन्स कितने डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं आपके? कितने डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं बच्चों? मान के चलो दो आर्टिकल्स, ठीक है ना। अब 12वें पर हमको प्रोसीजर को खत्म करना है, तो इसका मतलब 11वें प्रोसीजर तक कितने डिफेक्टिव आइटम्स आ चुके होंगे? एक डिफेक्टिव आइटम्स आ चुका होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो और 12वें राउंड पर जो बचा हुआ डिफेक्टिव आइटम्स है वो आना चाहिए आपका। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि 11वें राउंड तक, ठीक है ना, 20 आर्टिकल में से 11 राउंड आपके हो जाएंगे फिनिश, ठीक है ना। तो अगर इसकी अगर हम बात करें, इफ लॉट कंटेन्स डिफेक्टिव आर्टिकल 2, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों आपका? उस केस में ऐसे हो जाएगा कि जो 11 आपके केस हुए हैं, ठीक है ना, सॉरी 11 राउंड तक, तो 11 राउंड तक क्या होगा? टोटल आर्टिकल कितने निकलेंगे? 11 निकलेंगे आपके, ठीक है ना। उन 11 आर्टिकल निकलेंगे, उनमें से एक डिफेक्टिव निकल चुका है। कितना डिफेक्टिव निकल चुका है? एक डिफेक्टिव निकल चुका है, राइट। तो एक डिफेक्टिव निकल चुका है, तो वो कौन सा डिफेक्टिव होगा आपका? वो तो कोई सा भी हो सकता है आपका, कोई सा भी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा वहां पर? आपका 11C1 आ जाएगा, ठीक है। 11C1 आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है बच्चों, तो हाँ, क्या कह रहे हो? 20C11 कैसे आया? देखो 20 आर्टिकल्स थे टोटल और 11 आर्टिकल की चेकिंग हो चुकी है। मतलब 20 में से कितने ले लिया आपने? 11, मतलब 11 आर्टिकल की चेकिंग हुई। अभी एक लास्ट आर्टिकल और बचा हुआ है, ठीक है, वो तो हमको पता है कि डिफेक्टिव ही आने वाला है। अब वो क्या रहा है कि 20 में से हमने 11 ले लिए, ठीक है, और 20 में से 11 ले लिए हैं, तो यानी कि 11 आर्टिकल आपने चेक कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। उन 11 आर्टिकल में से एक डिफेक्टिव है। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल डिफेक्टिव आपने कितने माने? अभी दो डिफेक्टिव माने हैं, राइट, ठीक है, दो डिफेक्टिव माने हैं। तो बाकी के जो, अब देखो 11 में से एक डिफेक्टिव होगा, ठीक है ना, दो में से एक डिफेक्टिव ले लेंगे, राइट, दो में से एक डिफेक्टिव ले लेंगे, ठीक है ना। एक डिफेक्टिव तो बचे रहना 12 राउंड के लिए, इनटू जो बाकी के जो आपके 10 आए होंगे
वो तो नॉन डिफेक्टिव ही आए होंगे आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नॉन डिफेक्टिव है कितने टोटल आपके पास? 18। तो 18 में से कितने आए होंगे आपके पास? 10 आए होंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो 12वां राउंड आने वाला है, 12वें राउंड पर बचे कितने आपके पास आर्टिकल चेक करने? कितने बचे? 9 ही आर्टिकल चेक करने को बोले, 11 आप चेक कर चुके हो, ठीक है ना। तो 12वें राउंड पर 9 आर्टिकल ही तो बचे हुए हैं आपके पास। तो 9 में से और एक डिफेक्टिव बचा हुआ है, और वो डिफेक्टिव भी होना चाहिए आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हमारे पास क्या है, बेसिकली 20 आर्टिकल्स हैं। वो क्या रहा है, एक आर्टिकल निकाल रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं कि सही है खराब है। दूसरा आर्टिकल निकाला, सही है खराब है। तीसरा आर्टिकल निकाला, सही है खराब है। चौथा आर्टिकल निकाला, सही है खराब है। अब वो कह रहा है कि अगर इस बॉक्स के अंदर 2 आर्टिकल डिफेक्टिव हैं, तो जो 12वें राउंड पर आप चेक करोगे, निकाल करके देखोगे, वो आपका डिफेक्टिव निकलना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 11वें नंबर तक जो 11 राउंडिंग जो हुई है, उस राउंडिंग के अंदर आपका एक डिफेक्टिव आ जाना चाहिए। बाकी जो 10 है वो कैसे आने चाहिए? आपके नॉन डिफेक्टिव आने चाहिए। तो 11 राउंड तक टोटल कितने आर्टिकल आपके निकल चुके? 11 आर्टिकल निकल चुके, 20 से 11। उन 20 से 11 के अंदर 2 डिफेक्टिव थे, 18 नॉन डिफेक्टिव थे। 2 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो 18 नॉन डिफेक्टिव थे उसमें से 10 आ चुके हैं। अब जो 12वां राउंड, ये 12वां राउंड लिखा हुआ है, 12वें राउंड में क्या होगा कि अब आपका डिफेक्टिव ही निकलेगा। डिफेक्टिव निकलेगा तो वो कितना यहां पर आएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? और टोटल केस कितने बचे आपके? 9 बचे हुए हैं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? अच्छा, अगर मान के चलो लॉट में कितने डिफेक्टिव होते बेटा? केस 2, इफ लॉट कंटेन्स कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं? ठीक है, लॉट कंटेन्स कितने? 3 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 3। अगर लॉट के अंदर 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं यहाँ पर, तो 3 डिफेक्टिव आइटम्स है तो क्या होगा आपका? देखिए, अब 11वें राउंड तक तो निकलेंगे तो 11 ही आर्टिकल आपके, बट 11वें राउंड तक 3 डिफेक्टिव आइटम में से 2 आ चुके होंगे, 2 डिफेक्टिव आ चुके होंगे, और बाकी बचे कितने? 9 आपके नॉन डिफेक्टिव आए होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आप पहले 2 डिफेक्टिव ले लोगे इनटू नॉन डिफेक्टिव कितने? 17। और 17 में से कितने ले लोगे आप? 9 नॉन डिफेक्टिव ले लोगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक 12वां राउंड होगा यहाँ पर। 12वें राउंड में टोटल कितने आर्टिकल बचे हुए हैं सर? 9। और डिफेक्टिव आइटम ही निकलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि 1 डिफेक्टिव आइटम आपका बचा हुआ है। क्या इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? यार समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जैसे मान के चलो कि अगर इसको ए बोल देता हूं, मतलब इसको A1 बोल देता हूं कि भाई लॉट के अंदर 2 डिफेक्टिव आइटम से उस इवेंट को A1 बोल देता हूं। अगर लॉट के अंदर आपके पास 2 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो उसमें से डिफेक्टिव आइटम निकलने की 12वें राउंड पर डिफेक्टिव आइटम निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको मान लेता हूं मैं, सपोज करो A1, इसको मान लेता हूं A2, राइट। कि लॉट के अंदर कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं? 3। यदि लॉट के अंदर, यदि बच्चों लॉट के अंदर 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं? 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो उसमें से 12वें राउंड पर डिफेक्टिव आइटम निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? D12 बोल दिया मैंने, तो इसको भी D12 बोला हुआ है। अगर लॉट के अंदर कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं बच्चों? 2 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। यदि लॉट के अंदर कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं? 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। हमको निकालना डिफेक्टिव आइटम्स की क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर लॉट के अंदर आपके पास कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं? 2 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो 12वें राउंड पर आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर लॉट के अंदर आपके पास कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं बच्चों? 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। 3 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो वहां से 12वें राउंड पर डिफेक्टिव आइटम निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ओके, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी? 0.4 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमने अभी निकाला, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2C1 इंटू कितना है? 18C10 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 20C11 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 1/9 प्लस ये कितना दे रखा है बच्चों आपको? 0.6। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? ये आ जाएगा कितना? 3C2 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 17C9 डिवाइडेड कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 20C11।
इंटू कितना आ जाएगा 1/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कोई डाउट हो तो बोलो। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 29। चलो 29 देखें। अर्न ए कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स एंड अर्न बी कंटेन्स 4 रेड 6 ब्लैक बॉल। अर्न ए कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। दो अर्न है बच्चों, ठीक है ना, दो अर्न है, यानी दो बैग मान के चलो। एक बैग हमने ये मान लिया और एक बैग हमने ये वाला मान लिया, ठीक है ना। अगर हम बैग ए की बात करें तो बैग ए के अंदर 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना। 6 व्हाइट बॉल्स हैं और कितनी है? ब्लैक रेड है। 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 6 रेड है, ठीक है, 6 रेड बॉल्स हैं और 4 कैसी है बच्चों आपके पास? ब्लैक बॉल्स हैं। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स एंड अर्न बी कंटेन्स 4 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड और क्या है बच्चों? 6 ब्लैक बॉल्स। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? 4 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए एंड प्लेस्ड इन अर्न बी। मतलब ए में से निकालिए बी में डाल दिए, ठीक है ना। ए में से निकाली बी में डाल दी, अर्न बी। देन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न बी एंड प्लेस इनटू, अच्छा वापस ए में डाल दिए। वन बॉल इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। देखो क्वेश्चन क्या करा आप लोगों से, इसमें से एक बॉल निकालिए इसमें डालिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, इसमें से बॉल निकालिए इसमें डालिए, राइट। और फिर फाइनली इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या करा आप लोगों से? इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइनली हमको निकालनी है कि इसमें से रेड बॉल आए वापस से। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या बनेगा आपका कि आपने एक बॉल इसमें से निकाली, मान के चलो वो रेड बॉल है। क्या है बच्चों? रेड बॉल। रेड बॉल इसमें गई, राइट। और फिर वापस से आपने यहां से एक बॉल निकाली, राइट, इसके अंदर डाली है, यानी इसमें से भी क्या निकल के आया? सपोज करो रेड बॉल निकल के आया और फाइनली क्या हो रहा है भाई? और फाइनली इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। एक केस तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा केस सेकंड क्या होगा आपका? केस सेकंड होगा आपका कि बैग ए से आपकी रेड बॉल निकली है, ठीक है ना। फिर बैग बी से वापस से बॉल निकालनी है। सपोज करो ये इस बार कैसी बॉल निकली है आपकी? ब्लैक। और बैग ए से तो हमको कौन सी निकालनी है? फाइनली तो रेड ए निकल, मतलब रेड बॉल फ्रॉम बैग ए निकालना है। फाइनली आपको बैग ए से रेड बॉल ही निकालनी है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को ये वाली बात? ठीक है, चलिए ये हो गया केस सेकंड। केस थर्ड की अगर हम बात करते हैं, केस थर्ड में क्या होगा आपका कि भाई बैग ए से हमने रेड बॉल निकाली, राइट। बैग ए से अब बैग ए से रेड बॉल नहीं निकल रही है, बैग ए से आपकी कौन सी निकल रही है? ब्लैक बॉल, ठीक है। बैग ए से आपकी कौन सी बॉल निकल रही है? तो सेम कर दिया आपने। बैग ए से रेड बॉल निकली, बैग बी से ब्लैक बॉल और फिर बैग ए से रेड बॉल। अब यहां पर बैग ए से ब्लैक बॉल, फिर बैग बी से रेड बॉल और फिर बैग ए से रेड बॉल, ठीक है। और केस 4 ले लेते हैं। कितना? केस 4, बैग ए से ब्लैक बॉल, बैग बी से ब्लैक बॉल और बैग बी से रेड बॉल। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ए है, सॉरी, यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बोलो। ठीक है, ये केस बने, इसके अलावा और कोई केस बनेगा क्या? और कोई इसके अलावा केस बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? केस फर्स्ट की बात करते हैं। चलो केस फर्स्ट में बैग ए से रेड बॉल निकलना, कैसे निकलेगी बैग ए से रेड बॉल? रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो? 6/10, 6/10 ही होगी ना, N2। फिर बैग में वो रेड बॉल डाल दी आपने, ठीक है। तो यहाँ पर रेड बॉल कितनी होगी? 5 हो गई ना, और टोटल बॉल कितनी हो गई? 11। तो यहां से फिर वापस से कौन सी बॉल निकल रही? रेड। इधर रेड जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 5/11 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया?
वहां अब फिर वापस से वहां से रेड निकालनी, तो रेड तो वहां 6 ही हो गई फिर आप ले देकर। समझ में आया कि नहीं आया? 6 हो जाएंगे आपकी रेड, तो क्या हो जाएगा आपका 6 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अच्छा अब इसमें आ जाओ एक बार, यहां से रेड निकाली 6/10, यहां से ब्लैक आई है, तो ब्लैक तो 6 रहेंगी, टोटल बॉल 11 हो जाएंगे, है ना? और वहां से फिर रेड निकालनी, रेड वहां पर कितनी बचेंगी 5, बॉल तो 10 ही रहेंगी, वापस से वहां ब्लैक बढ़ गई वहां जाकर के। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है। अब यहां पर आ जाओ आप लोग, बैग ए से रेड बॉल निकाली है, ठीक है ना? बैग ए से रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो? 6 बोलो। हाँ ब्लैक बॉल निकालिए, ब्लैक बॉल निकालिए, 4 कितना आएगा बेटा 10 आएगा, ठीक है ना? 4/10। और इससे फिर रेड बॉल निकली है, तो कितना हो जाएगा आपका 4/11 हो जाएगा। और फिर उससे क्या निकली है आपकी? अच्छा अब इसमें अगर देखा जाए तो वहां पर रेड बॉल अब कितनी हो जाएंगी 7, क्योंकि 7 और 10 ही रहेगा, वो तो 10 ही रहेगा, आई गई और वापस वहीं चली गई। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा बच्चों आपका, बैग ए से ब्लैक बॉल आई है 4/10, बैग बी से यहां से बॉल जाएगी उसके अंदर, 7 बाई कितना आ जाएगा बच्चों आपका 11 आ जाएगा, राइट? कौन सी गई ब्लैक, तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर वहां से आपका नहीं 6 ही रहेगा, 6/10 ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइनली इनको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, बस यही केस बनेंगे। क्लियर है? आज समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पॉइंट 31 देखो भाई, सपोज फैमिलीज अलाउज हैव 1, 2 और 3 चिल्ड्रन विद प्रोबेबिलिटीज। अच्छा 1/4, 1/2, 1/4, इसको 14.31 इधर देखिए, वो कह रहा है कि परिवार है, एक फैमिली है, उस फैमिली में एक बच्चा पैदा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, 2 बच्चे पैदा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और 3 बच्चे पैदा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ये बोला गया है। तो एक फैमिली के अंदर 1 चाइल्ड है, ठीक है ना? 1 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों आपकी 1/4, और 2 चाइल्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और 3 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी 1/4। ये सब दे रखा है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बच्चों आपसे, अज्यूम एवरीवन इवेंचुअली गेट्स मैरिड, शादी वादी हो जाती है भाई सबकी, सही बच्चे होंगे। अज्यूम एवरीवन इवेंचुअली गेट्स मैरिड एंड हैज चिल्ड्रन, बच्चे भी आ जाते हैं फिर। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कपल हैविंग एग्जैक्टली 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो समय कितनी जल्दी निकाल दिया है। रेयान के 4 पोते हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? पागल है क्या? ये रेयान रेयान के 10 पोते होंगे भाई, इधर देख तू, इधर आ जाओ सारे बच्चे, इधर इधर इधर। तो सिनेरियो क्या है, जैसे रेयान का एग्जांपल ले लेते हैं, ये रेयान है और रेयान की मैडम है ना, ये कपल हो गए सब, है? चलिए अब सिनेरियो क्या है, अब इसको 4 पोते चाहिए। अगर मान चलो रेयान के एक ही बच्चा है, मान चलो एक ही बच्चा है, ठीक है, शादी वादी करा दी इसकी इसने, ठीक है। तो अगर एक बच्चा है रेयान का, तो रेयान के कभी 4 पोते हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बोलो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 3 बच्चों तक ही प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी 4 बच्चों की प्रोबेबिलिटी 0 है। अरे समझे कि नहीं समझे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेयान का एक बच्चा है, ठीक है ना, इफ रेयान है, कैसे लिखूं, केस फर्स्ट,
if only one child, if Ryan has only one child, इसको बोल दिया ए, ठीक है ना, राइट। तो उसके चार, क्या, एक इवेंट अलग से ले लेता हूं यार, ठीक है ना, कि जैसे मैंने लिया कि भाई ऐसे बोल देता हूं, तो उस केस में रियान के अगर वन चाइल्ड है तो उस केस में ग्रैंड चिल्ड्रन, चार ग्रैंड चिल्ड्रन होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि उसके फर्दर 3 ही ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? 4 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 4 होने की मतलब 3 बच्चे होने तक की प्रोबेबिलिटी है, 4 की है ही नहीं, तो 4 कहने का मतलब उसकी 0 प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, केस सेकंड, अगर मान के चलो इसको बोल दिया A1 A2, इफ रियान हैज 2 चिल्ड्रन, अगर इसके 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, मान चलो इसके 2 बच्चे B1 और B2, तो इसको चाहिए कितने पौधे? 4। तो 4 पौधे कैसे मिल सकते हैं? इससे 2 चिल्ड्रन मिल जाए और इससे 2 मिल जाए। एक केस तो ये हो सकता है कि भैया 2 पौधे तुम दो और 2 पौधे तुम दो, या एक केस ऐसा हो सकता है कि 3 पौधे तुम दो, 1 पौधा तुम दो, यानी 1 पौधा तुम दो, 3 पौधे तुम दो, तो 4 मिल जाएंगे। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे बोलो हाँ है ना। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है कि अब 2 पोते की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब रियान के 2 बच्चे हैं तो 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है ना, B1 के 2 पोते, B1 के 2 पोते मतलब 2 चाइल्ड 1/2 इंटू 1/2, भाई दो चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो उन दोनों कितनी हो जाएगा? 1/2 1/2, और एक 2 इसके, फिर तो कितना हो जाएगा? इंटू 1/2 इंटू कितना? 1/2। एक केस तो ये हो जाएगा आपका, प्लस एक केस हो जाएगा इसके 3, इसका 1 हो जाए, तो इसके 3 के लिए 1/4, तो 1/4। अरे गलत कर दिया, देखो इसके 2 हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसके 2 हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अब सही है। अच्छा, इसके 3 है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, इसका 1 है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मतलब एक सेमी केस हो जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अब रियान के अगर 3 चिल्ड्रन हो, अब पोते कितने होने चाहिए? 4, वो तो 4 चाहिए भाई हमको। A3, इफ रियान हैज 4 चिल्ड्रन, नहीं 3 चिल्ड्रन, अब 3 चिल्ड्रन है, तो अब 3 चिल्ड्रन है B1 B2 और B3, 4 पोते कैसे मिलेंगे भाई? देखना, 2 इससे मिल जाए, एक इससे मिल जाए, है ना, एक केस ही होगा। आपका केस होगा क्या? 3 इससे, 1 इससे, कुछ नहीं चाहिए है? तो वो केस होगा क्या? वो भी केस हो सकता है, क्या दिक्कत है? हैं? हाँ, वो वाला केस ये हो जाएगा ना, फिर वो वाला केस चला जाएगा। 3-1 कर दिया अगर आप लोगों ने, तो फिर उसका क्या मतलब है? उसका तो मतलब नहीं नहीं है, हाँ 0 भी नहीं, और वैसे भी एक इस केस में आ जाएगा वो, बाकी वो ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4।
कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए, तो दो बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी भैया? अगर रेयान के 3 चिल्ड्रन हैं तो 4 ग्रैंड, और कौन सा बनेगा बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसको, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, राइट। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या होगा आपका 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बच्चों क्योंकि 2 यहां भी जा सकता है, एक यहां और एक यहां, तो 2 यहां भी जा सकता है, एक एक यहां आ सकते हैं। बोलो समझ में आया सारे बच्चों? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है। अब फाइनली हमको कितने चाहिए? 4 ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। तो क्या होगा आपका? रियान हैज 1 चाइल्ड, अगर उसका 1 चाइल्ड है तो उसके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ग्रैंड डॉटर लिख दिया मैंने। अगर मान के चलो उसके 2 चिल्ड्रन हैं तो 2 चिल्ड्रन हैं तो 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। और यदि मान के चलो उसके 3 चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं तो उसके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी? 1 चाइल्ड की 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 2 चिल्ड्रन है तो 2 चिल्ड्रन है तो 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने अभी निकाली है, कितनी? ये रही 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4। आयु समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर देखो कहां गया, ये रहा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते देख लो एक बार आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 एक्सरसाइज का। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है ना, कोई क्लास है उसके 2/3 बॉयज हैं, तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 2/3, ठीक है ना, बॉयज की प्रोबेबिलिटी। और यदि मैं गर्ल की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों? गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 1/3, ठीक है ना। 2/3 of the student in a class are boys and rest are the girls. It is known that probability of a girl getting first class, ठीक है ना, 0.25, यानी कि गर्ल की फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर गर्ल है, ठीक है ना, उसका फर्स्ट क्लास आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.25, एंड दैट ऑफ अ बॉय इज 0.28, ठीक है ना, इसकी 0.25 है। और यदि बॉय है उसका फर्स्ट क्लास आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.28, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट अ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? अगर बॉय है, क्या है बच्चों? बॉय, तो बॉय फर्स्ट क्लास आए, उसका क्या आ जाए? फर्स्ट क्लास। या फिर क्या है बच्चों आपका? गर्ल, गर्ल है तो क्या है? फर्स्ट क्लास आए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बॉय है, बॉय कितना? 2/3 इंटू उसका फर्स्ट क्लास कितना हो जाएगा? 0.28 प्लस गर्ल, गर्ल का कितना है? 1/3, उसका फर्स्ट क्लास कितना आएगा? 0.25 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें फटाफट से, बात नहीं। 7 देखें, 7 क्या कह रहा है? A box contains 12 red balls and 6 white balls. 12 रेड बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है ना। 12 रेड बॉल्स हैं और क्या बच्चों? ठीक है ना, 12 रेड बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है, 6 व्हाइट बॉल्स हैं। Balls are drawn from the bag one at a time.
विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट इफ इन अ 6 draws there are at least 4 white balls. Find the probability that exactly one white ball is drawn in the next 2 draws. अच्छा, इधर देखें वो क्या कह रहा है आप लोगों से कि उसको 6 ड्रॉ करने हैं। कितने ड्रॉ करने हैं? 6, ठीक है। अब 6 ड्रॉ के अंदर और बाद में उसको 2 ड्रॉ और करने हैं, मतलब पहले उसको 6 ड्रॉस करने, बाद में उसको 2 ड्रॉस और करने हैं, ठीक है ना। तो जब 6 ड्रॉ करेगा तो उसमें कम से कम 4 तो क्या होनी चाहिए आपकी? व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही करते हैं कि इन फर्स्ट 6 ड्रॉस 4 व्हाइट आ जाएं, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है A2 इन फर्स्ट 6 ड्रॉस 5 व्हाइट आ जाएं, और ऐसा भी हो, क्या कह रहे हो? तो इसका मतलब ये A3 वाला जो केस है कि 6 के 6 व्हाइट आ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्योंकि व्हाइट आएगी नहीं उसके पास, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि 4 व्हाइट आए और 5 व्हाइट आए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोगों से कि हमने 2 ड्रॉ किए, अगर मान के चलो हमने 2 ड्रॉ किए, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी A1 की? A1 बराबर होगा, टोटल बॉल कितनी आपके पास? 18 18 में से कितनी बॉल निकाली आपने? 6 और 6 में से कितनी? 4 कैसी? व्हाइट इंटू बाकी कितनी है? रेड, यानी कि 2 रेड बॉल्स हो गए। समझ में आया कि नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? 2 रेड बॉल्स हो गई मतलब 12C2, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों आपकी? PA2 18 में से कितनी बॉल निकाली उसने? 6 बॉल्स निकाली। कितनी बॉल्स निकाली है? 6 बॉल्स, और 18 में 6 बॉल्स निकाली हैं, और उन 6 बॉल में से 5 कैसी हैं? व्हाइट, और इनटू यहाँ पर क्या है आपका? 5 अगर व्हाइट है, 1 रेड होगी, यानी क्या हो जाएगा? 12C1 हो जाएगा। बोले इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कहानी आपकी बनने वाली है यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका सिर्फ कौन सा निकला है, अगर हम A1 हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट नेक्स्ट 2 ड्रॉज और करने हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट 2 ड्रॉज करने हैं, 2 बॉल और निकालनी है आपको बची कुछ बॉलों में से, यानी कि अगर आपका तो A1, ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए ना, ठीक है, A1 है, तो नेक्स्ट 2 ड्रॉज में एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब बॉल बची कितनी है आपके पास? 18 में 6 आ चुकी है, ठीक है ना, बची कितनी है आपकी? 12। 12 में से कितनी लेनी है आपको? 2 बॉल लेनी है, ठीक है ना। अब इस केस में व्हाइट कितनी बची है? व्हाइट बची हुई 2 व्हाइट, तो 2 व्हाइट में से 1 व्हाइट आनी चाहिए, बाकी कितनी बॉल बची हुई है आपकी? 12 में से 2 व्हाइट है यानी 10, 10 में से कितनी आ जानी चाहिए? 1 आपकी रेड बॉल आनी चाहिए। सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? सिर्फ मैं ही सोच पा रहा हूं। अगर मान के चलो कि भाई 6 ड्रॉ में से 5 व्हाइट आपकी निकल गई, अब 2 ड्रॉ और करने हैं, ठीक है ना, उनमें से 1 व्हाइट होनी चाहिए, तो क्या होगा आपका? 12C2 1C1, एक ही व्हाइट थी अब तो, ठीक है ना, 1C1 एक ही व्हाइट थी। अब बच्चा कितनी आपकी? 11, बाकी जो बॉल्स हैं 11 में से आपकी आनी चाहिए 11C1 रेड बॉल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इवेंट A1 हुआ है तो A1 के बाद फर्स्ट व्हाइट निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस इवेंट A2 हुआ है, A2 के बाद फर्स्ट व्हाइट निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनको ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो करो फटाफट। A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6C4 इंटू 12C2 डिवाइड बाई 18C6 इंटू ये कितना जाएगा? 2C1 इंटू 10C1 अपॉन 12C2 प्लस PA2 कितना होगा आपका? PA2 होगा 6C5 इंटू 12C1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 18C6 इंटू ये कितना होगा आपका?
1C1 इंटू 11C1 अपॉन 12C2 होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ जी, नहीं 12C1 है, बॉल तो दो निकाल रहे हैं ना, दो ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बाद में देख लेता हूं एक बार। कहां पर, यहां पर, इसमें, यहां पर, यहां पर वो ठीक नहीं दिया, वो सही कर लो फिर तो दो ड्रॉ हो रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा ऊपर में 1/12 दे रखा होगा आंसर ऐसे, बाकी सब सेम है, तो गलत दे रखा है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसने भाई दो ड्रॉ आपको करने, तो दो ड्रॉ तो दो बॉल तो आपको निकालनी पड़ेंगी, उसका कोई चॉइस नहीं है। और ऊपर आप सेम कर रहे हो तो उसका कोई, यहाँ दो बॉल लिख रहे हो, यहाँ एक ही बॉल ले रहे हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 बाद में देखेंगे, अभी टाइम लगेगा समझना है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का मतलब क्या होता है अभिमन्यु? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आगे समझ में, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, पता लग गया होगा क्या करना होता है। बेस थ्योरम क्या थी, जरा इसको समझते हैं। पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले कि जैसे मान के चलो बच्चों कि दो बैग है मेरे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में हल्का सा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या फर्क होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए बैग ए है, बैग बी है, 4 व्हाइट है इसके अंदर, 2 ब्लैक है, इसमें 5 व्हाइट हैं और 4 ब्लैक है, मान के चलो, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन है आपके सामने, राइट। अब हमको एक बॉल निकालनी है, ठीक है ना भाई। हमारे पास दो बैग, हमने एक बॉल निकाली और बॉल बॉल आई, व्हाइट आई वो बॉल, ठीक है ना। हमको इन दो बैग में से एक बॉल निकालनी है, इन दो बैग में से एक बॉल निकालनी, वो बॉल कैसे आई बच्चों? आपकी व्हाइट बॉल आई है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो व्हाइट बॉल किस बॉल, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो व्हाइट बॉल सेकंड बैग से आई है। मतलब इन दो बैग से व्हाइट बॉल का निकलना, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि इन बैग से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। हो सकता है व्हाइट बॉल यहां से आई हो सर, हो सकता है व्हाइट बॉल यहां से आई हो, ठीक है ना। लास्ट में इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया है कि व्हाइट बॉल कहां से निकलनी चाहिए? बैग 2 से निकलनी चाहिए। तो होता क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के सवाल आपको एक जैसे लगेंगे, बट हल्का सा फर्क यहां पर लास्ट में आता है, जब क्वेश्चन के लास्ट में वो बोलेगा कि भाई व्हाइट बॉल, अगर एक सिंपल ऐसा बोलता कि 1 बैग चूज किया गया है, उसमें से जो बॉल आई है उसकी व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है ना। अगर यहां तक बोलता तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल था। अगर बैग ए आया उसमें से व्हाइट बॉल निकलना, बैग बी आया उसमें से व्हाइट बॉल निकलना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अच्छा, अगर वो ये बोलता है कि आपने एक बॉल निकाली, वो व्हाइट बॉल आई है, यदि वो व्हाइट बॉल बैग 2 से आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बोलता है वो आप, ठीक है ना। यहां पर क्या बोला गया है कि व्हाइट बॉल कहां से आई है? बैग 2 से आई है। एक तो बोल रहा हूं कि सिर्फ व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, एक बोल रहा हूं कि व्हाइट बॉल निकली है बट वो कहां से निकली है? बैग 2 से निकली है, दोनों फर्क है। तो दूसरा जो सवाल है वो किसका है? बेस थ्योरम का। पहला जो सवाल है वो किसका है? आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का। एक दूसरा क्वेश्चन ऑफ करवाया होगा मैंने, एक बार बोल देखना उसको नोट्स में। दूसरा क्वेश्चन ऑफ करवाया होगा मैंने, हैं? हाँ, कंस्ट्रक्शन वाला, कि भाई स्ट्राइक है, क्या है बच्चों? आपका स्ट्राइक है, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपका। और जब स्ट्राइक नहीं है, ठीक है ना, तब भी क्या हो रहा है? आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो सवाल ऐसा बोलेगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस दिन क्या रही हो? स्ट्राइक रही हो। मतलब काम कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अभी हमने क्या क्या बोला था उस सवाल के अंदर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन।
सिर्फ यहीं तक था सवाल। अब बेस थ्योरम में क्या करता है वो, फाइंड द, मतलब बोल देगा कि इफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि ये स्ट्राइक जब हुई है तब काम कंप्लीट हुआ है। समझे सवाल को क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से, कि फाइंड द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर यहां तक बोलता कि भाई स्ट्राइक हुए तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना, स्ट्राइक नहीं हुए तो कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होना, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अगर बोल दे कि इफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑन द डे ऑफ स्ट्राइक वाला दिन जो था, इसने एक लाइन एक्स्ट्रा और ऐड करता है कि ये फलानी इवेंट हुआ है, बट कब हुई है, जब वो कुछ था, ये इवेंट हुई है, बस यहीं तक बोलता तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। ये इवेंट कब हुई है, जब वो हुआ था। अभी किसका सवाल बन चुका है, बेस थ्योरम का। क्लियर है कि नहीं है सब बच्चों को? चलिए अब इसको उस तरह समझते हैं, इसको वैसे समझते हैं अब, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा बेस थ्योरम कहां पर जा रहा है, एक एक्स्ट्रा टोटल प्रोबेबिलिटी से हल्का सा आगे निकलता है। जैसे मान के चलो बच्चों आपके पास n इवेंट्स है, E1 E2 E3, ठीक है ना, E3 E4 से लेकर कितना बच्चों n इवेंट्स है आपके पास, ठीक है। E1 E2 E3 E4 से लेकर के n इवेंट्स। अब ये इवेंट्स जो है बच्चों को कैसी है आपकी, ये इवेंट्स है आपकी, पहली बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 से लेकर के इंटरसेक्शन En, ये किसके बराबर आ गया बच्चों आपका, ये आपका 5 रहेगा। और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 से यूनियन कितना En, ये किसके बराबर होगा बच्चों आपका, सैंपल स्पेस के बराबर होगा। अब एक ई इवेंट है, ठीक है ना, राइट। इस तरीके से मैं सैंपल स्पेस वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये एक इवेंट है आपका E। अगर इवेंट E1 हो रहा है, यहां पर कुछ इवेंट क्या हो रहा है, E2 हो रहा है, यहां पर कुछ इवेंट क्या हो रहा है, E3 हो रहा है, E4 हो रहा है, इस वाले पार्ट में E5 हो रहा है। और इस तरीके से आपका यहां पर nth इवेंट हो रहा है, मान के चलो। तो जब E1 इवेंट हो रहा है तो थोड़ा बहुत पार्ट आपका E का भी हो रहा है, E2 इवेंट हो रहा है तो इतना सा पार्ट आपका E का भी हो रहा है, E3 इवेंट हो रहा है तो इतना सा पार्ट आपका E का भी हो रहा है। इस तरीके से जो E इवेंट है कुछ ना कुछ पार्ट हो रहा है जब E1 E2 E3 E4 से लेकर En होंगे तब। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट E, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपसे ये बोलेगा बेस थ्योरम में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E3 हैज अकर्ड। स्पेसिफाई कर दिया E की प्रोबेबिलिटी कब निकालनी है आपको, जब E3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो इसमें क्या होता है कि भाई आपका E के इवेंट अकर हो चुका है तो E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब E के का मतलब E2 हो चुका है, E3 हो चुका है, E4 हो चुका है, E5 हो चुका है, इस तरीके से कोई भी हो चुका है। E के मतलब कोई भी इवेंट आपका E1 E2 E3 से लेकर के En में से E के का मतलब कोई भी इवेंट आपका हो चुका है, तो E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, E की टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आते हैं, E की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है नीचे, मतलब जब आपका E1 हुआ होगा, तो जब आपका E1 हुआ है तो E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, जब आपका हुआ है तो उस केस में E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से जब आपका nth इवेंट हुआ है तो उसमें E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, E की टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। इस बार हमको E कब चाहिए, जब आपका kth इवेंट अकर हुआ है, और kth इवेंट अकर हुआ है तो उस केस में E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, जब आपका kth इवेंट अकर हुआ तो E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को?
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि वही वाला एग्जाम्पल लेता हूं, एक बैग मैंने लिया, एक बैग ए है, ठीक है ना, ये एक बैग बी है, इसमें सपोज करो 4 व्हाइट है, ठीक है, 3 ब्लैक है, इसमें सपोज करो 5 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। मैंने एक बॉल निकाली है एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 या बैग बी, ऐसा बोला गया है। मतलब एक बॉल मैंने निकाली है, इन दोनों बैग में से किसी में से निकाल सकता हूँ, बैग या बैग किसी में से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। एक बॉल निकाली गई है और ये फाइंड की गई है कि ये व्हाइट है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये बैग बी से निकल के आई है। अगर इतना सा ही होता है सवाल कि एक बॉल मैंने निकाली गई, एक बॉल मैंने निकाली है इन दोनों बैग में से किसी एक में से और ये व्हाइट आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इन दो बैग में से एक बॉल निकाली है और ये व्हाइट आई गई, व्हाइट मिली है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि ये बैग 2 से आई है बैग 1 से, जो भी स्पेसिफाई करेगा वो आप। अब ये किसका सवाल हो गया, बेस थ्योरम। यानी कि आपकी जो बॉल आई है, ठीक है ना, जो व्हाइट बॉल आई है वो बैग 2 से आई है, किससे आई है बच्चों, बैग 2 से आई है आपकी व्हाइट बॉल, ठीक है ना। चलिए मतलब आपने बैग बी को सेलेक्ट किया होगा, फिर बैग 2 उससे व्हाइट बॉल आई है, ठीक है, व्हाइट बॉल नीचे लिखेंगे हम लोग। तो पहले व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी नीचे, व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, हाँ व्हाइट दूसरे बैग से ले रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम वो टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड कर रहे हैं, एक ही डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आपको दे रखी है ना, हमको नहीं पता ना कि हम व्हाइट जो निकाल रहे हैं वो किस में से निकाल रहे हैं। अब अगर ऐसे आएगा तो बच्चों इसको हटा ही दो, वही दूसरा क्या नहीं, क्योंकि सेकंड बैग में से जो प्रोबेबिलिटी मतलब हमने व्हाइट निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी, सॉरी, हमने एक बॉल निकाली एंड इट, हमने दो बैग में से एक बॉल निकाली, सवाल ऐसे स्टार्ट होता है, हमने इन दो बैग में से एक बॉल निकाली, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, एंड इट इज फाउंड टू बी अ व्हाइट बॉल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये बोली, ठीक है ना, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब सवाल वैसा नहीं रहा कि बैग 2 से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ऐसा नहीं सवाल, सवाल के लैंग्वेज में बोल नहीं पा रहा हूं, इंग्लिश में चक्कर ये पड़ रहा है, ठीक है ना, कि अ बैग इज अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम these two bags, either one or this, and it is found to be white, then find the probability that it was drawn from bag 2। ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सेकंड बैग से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, वो तो ऐसे ही बता देंगे 5 बटा 7, ये तो पहली क्लास का सवाल हो गया आपका, बट ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो चीजें थोड़ा सा कहने में थोड़ी वैसी हो रही, बट ऐसी चीजें हैं कि बॉल निकाली गई है, इट फाउंड टू बी व्हाइट, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता फिर आपका, समझे बात को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि भाई अगर आपका बैग ए आया है, तो बैग ए आया है तो उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब बैग बी से आपको व्हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए, और आपका क्या आया है, बैग बी आया है, बैग बी से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ऊपर क्या आएगा आपका, ए से निकालनी है, जिससे निकाल, सॉरी बी से निकालनी है, जिससे निकालनी है वहां पर उसकी व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा आया कि नहीं बताओ, ये है घुमावदार चीजें, वो इसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म है। हाँ, लास्ट माइलस्टोन है इसका, समझे बात को, तो इसको समझने की कोशिश करना, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगे यार, इतना ही आसान होता तो फिर बात अलग होती है। चलो, अगर इस बैग को ले रहे हैं तो 1/2, इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/7, बैग बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/7, हमको यहां से निकालनी है, 1/2 इंटू 5/7। सरमाया बेस थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट टोटल प्रोबेबिलिटी में हल्का सा ऐड होता है आगे, हल्का सा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, कल कोई आर्टिकल नहीं पढ़ाएंगे, अभी प्रैक्टिस ही करेंगे। अब कल तो क्या, परसों भी कोई आर्टिकल नहीं पढ़ाएंगे, इसको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की, लिख लो। हाँ,
रियान बेटा कुछ हवा लगी इस कॉन्सेप्ट की, समझ में आया? गर्ल्स में समझ में आया बेस थ्योरम? टाइम हो गया ऐसे बोलने आया। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है, आप लोग एक काम कीजिएगा, जो अभी तक पढ़ा एक बार उसी को रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, संडे का, हाँ संडे को एक टेस्ट है बेटा तुम्हारा, अब किसी ने बताया तुमको? सिलेबस आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा बस, पेपर इतना टफ नहीं बनाऊंगा जितना टफ तुम एक किताबों में क्वेश्चन बना रहे हो। पेपर आपको बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी का बेसिक किसको समझ में आ चुका है। ना ना, और सिलेबस यहीं तक रहेगा, बेस थ्योरम तक, क्वेश्चन तो वही 25 आएंगे। और सैटरडे वाले दिन पूरे दिन डाउट क्लास ही रहेगी आपकी, छुट्टी मारनी तो मान लेना भाई, अपनी मन की मर्जी, अब तो क्या ही कर सकते हैं। हैं? तो कल एक काम करेंगे हम लोग, कल यही आप रिवाइज करना प्रोबेबिलिटी को, ठीक है? कल कोई भी डाउट आपको आता है पूछ लीजिएगा, कुछ डाउट्स हमारे बचे हुए भी एक्सरसाइज में दिए थे वो डिस्कस कर लेंगे, मैं कल बेस करूंगा वापस से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको टोटल तक ही काम करके आना। ओके।